हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई मस्ती के साथ कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th फिजिक्स का यूनिट 6 होगा। इस पॉइंट का नाम होगा ग्रेविटेशनल। ये चैप्टर ये यूनिट 6 है ग्रेविटेशनल, हिंदी में इसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। और ये लेक्चर फर्स्ट होगा ग्रेविटेशनल का। सबसे बेटा पहले हम चीज देखेंगे, ग्रेविटेशनल समझेंगे, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उनके द्रव्यमान के कारण। क्या करते हैं? ब्रह्मांड की कोई भी दो पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उनके द्रव्यमान के कारण, ठीक है ना। और इस आकर्षण को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है ना। सर आइजक न्यूटन ने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ या अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स क्या बोलोगे? एवरी टू बॉडी अट्रैक्ट टू ईच अदर देयर मासेस। एवरी बॉडी टू अट्रैक्ट टू ईच अदर देयर मासेस। दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब जब कोई दो बॉडी आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि आपको गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। क्या बोला था सर आइजक न्यूटन ने? कि ब्रह्मांड की कोई भी दो पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं उनके द्रव्यमान के कारण, ठीक है ना। और इस आकर्षण को ही गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं या गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स एवरी टू बॉडी अट्रैक्ट टू ईच अदर देयर मासेस। दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल, ठीक है ना। तो मेरे बातों को आप समझ गए होंगे। इसके बाद एक पॉइंट पढ़ना है अपने को बेटा, ग्रेविटी। इसको बोलते हैं हिंदी में गुरुत्व। क्या बोलते हैं? गुरुत्व। क्या होता है गुरुत्व? देखो, आप जानते होंगे कि जो सन होता है उसके ऑर्बिट्स में जितने प्लैनेट्स 8 प्लैनेट्स होते हैं, सभी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं। सभी प्लैनेट्स क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। सूर्य के चारों तरफ जितने भी ग्रह होती हैं क्या करती है? उसकी परिक्रमा करती रहती है, उसके कक्षा में परिक्रमा करती है। आप सभी लोग जानते हो। तो हम लोग जैसे कभी भी कोई प्लैनेट की बात करते हैं, कोई ग्रह के बारे में बात करेंगे, तो उसको हम लोग फॉर एग्जाम्पल के अर्थ लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हम लोग अर्थ पे ही स्टेब्लिश है, अर्थ पे ही रहते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि जब कोई प्लैनेट किसी बॉडी पे फोर्स एग्जर्टेड करती है, किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाइड करती है, उस फोर्स को ही ग्रेविटी बोलते हैं। मैंने क्या बोला? जब कोई ग्रह किसी वस्तु को जिस आकर्षण बल से खींचती है या जिस बल से आकर्षित करती है, उस बल को ही क्या बोलते हैं? गुरुत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्व बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा, यदि मार्कर को मैं लीव करूं, फ्रीली लीव कर दूं, यदि मार्कर को मैं छोड़ दूं तो क्या करेगी पृथ्वी? इसे अपने केंद्र की ओर क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। मतलब इस बॉडी पे फोर्स एग्जर्टेड करेगी, इस बॉडी पे फोर्स अप्लाइड करती है, और जो फोर्स अप्लाइड करती है उसी को आप गुरुत्व बोलते हो। साथ मेरे बातों को आप गुरुत्व भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि जब कोई प्लैनेट, व्हेन एनी प्लैनेट अट्रैक्ट एनी बॉडी, ठीक है ना, अट्रैक्ट एनी बॉडी, दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड, क्या बोलोगे? ग्रेविटी, ठीक है ना। कोई भी प्लैनेट किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी को जिस फोर्स से क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, या जिस फोर्स से क्या करती है, जो फोर्स उस पर अप्लाइड करती है या फोर्स एग्जर्टेड करती है, उसी को आप क्या बोलते हो? गुरुत्व बोलते हो। अब देखो, इतना बहुत बेसिक था। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेटा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। देखो बेटा, अभी मैंने बताया ना क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या लोग इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या बोलते हैं? न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। बेटा यदि आप पूरा ये ग्रेविटेशन समझना चाहते हो, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण समझना चाहते हो ना, और भी बहुत सारी इससे रिलेटेड जो प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, ये सारी चीज़ों को यदि समझना है तो हमें न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ समझना है। क्योंकि जितने भी बॉडी, जैसे सन के सराउंडिंग एरिया में, सन के ऑर्बिट्स में जो प्लैनेट्स होते हैं रिवॉल्व करते हैं ना, वो क्यों रिवॉल्व करते हैं? वो इस न्यूटन्स फोर्स के अकॉर्डिंग ही, न्यूटन्स के अकॉर्डिंग ही रिवॉल्व करते हैं।
जो अर्थ है इसके सराउंडिंग एरिया में जितने क्या होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, और जैसे ये क्या होता है नेचुरल सैटेलाइट होता है, जैसे चंद्रमा हो गया, ये भी क्या करता है इसके ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है, इसके ऑर्बिट में घूमता रहता है, परिक्रमण करता है। क्यों करता है? ये न्यूटन्स लॉ से इस सारी चीज़ों को हम क्लियर कर पाएंगे। तो आइए बेटा हम इसको बहुत ईजी समझने की कोशिश करते हैं। मान लो अपने पास कोई भी यूनिवर्स में दो बॉडी हैं, ये मैंने क्या मान लिया, इस दो बॉडी को हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, इस बॉडी को हमने ए बोल दिया और इस बॉडी का नाम हम लोगों ने बी दे दिया। दोनों कितने डिस्टेंस पे स्टेब्लिश हैं? अपार्ट आर डिस्टेंस पे स्टेब्लिश हैं, ठीक है ना। और इसके मास को हमने क्या स्मॉल m1 मान लिया और इसके मास को हमने m2 मान लिया, ठीक है ना। तो न्यूटन्स ने क्या बताया था, ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन्होंने क्या बताया था बताओ न्यूटन्स ने, ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बोलोगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ द ग्रेविटेशनल फोर्स acts या acting between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square distance between them, ठीक है ना। अगेन एक बार समझते हैं मैंने क्या बोला। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। क्या बोला था उन्होंने, ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बोलोगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोलोगे, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम बोलोगे, ठीक है ना। क्या करोगे? दोनों बॉडी के क्या होता है, दोनों बॉडी के मासेस के क्या होता है, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब बेटा दोनों को एक साथ मिलाओगे, दोनों को एक साथ लिख दोगे तो क्या बनेगा, F प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, m1 m2 अपॉन क्या आएगा बेटा, आर स्क्वायर हटा आएगा। मैंने आपको बार बार बताया कि जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, प्रोपोर्शनल जब हटता है तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे जब हटाते हो आप तो क्या आता है, कैपिटल G आ जाता है। क्या आ जाता है, कैपिटल G आ जाता है। और क्या आता है, m1 m2 अपॉन क्या आ जाता है, m1 m2 अपॉन क्या आता है, आर स्क्वायर आ जाता है। अच्छा बताओ, ये जो G होता है ना बेटा, ये G है, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है। मैंने क्या बोला, G क्या होता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है। इट्स वैल्यू क्या होता है, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन, क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, इसकी जो वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है ऑलवेज मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि ये कहाँ पे है। और ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है, मतलब कहने का मतलब होता है कि इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है चाहे आप कहीं भी रहो, कितना होता है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है, माइनस क्या होता है, 10 टू द पावर माइनस 11 होता है। कितना होता है, 10 टू द पावर 11 होता है। क्या होता है बताओ, 11 क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर होता है। क्या होता है बताओ, g की न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। अब यदि CGS में इसकी वैल्यू लिखोगे g की तो आएगा ये 6.67 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है, -8 क्या आ जाएगा, न्यूटन की जगह पे डाइन आ जाएगा और मीटर की जगह पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और केजी की जगह पे क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा बताओ, इसी यदि इक्वेशन आप फर्स्ट एज्यूम कर लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू क्या आएगा, जल्दी बताइए, जी इज इक्वल टू इधर निकालोगे, ये इधर गया तो एफ आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, m1 और क्या हो जाएगा, m1 m2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, SI यूनिट ऑफ जी क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ जी, SI यूनिट ऑफ जी जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, जी का SI यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और ये
मास है, ये भी मास है, केजी मिला के केजी स्क्वायर हो जाएगा। कहीं कहीं से ऐसे भी लिखा जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और केजी का पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपसे कोई पूछेगा कि जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है, जी एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। जी एक अनुपातिक नियतांक है, जिसे क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। इसका सभी जगह पे मान, इसका ऑलवेज जो मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर होता है। और जब सीजीएस में इसकी वैल्यू कोई पूछे आपसे तो 6.67 × 10⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से जी की वैल्यू निकालो। ये अपॉन में तो इंटू में, अपॉन में तो इंटू में गया, ये इंटू में तो अपॉन में आ गया, तो FR² अपॉन m1 m2 हो गया। ऐसा यूनिट ऑफ जी कोई पूछेगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर बोलोगे, या न्यूटन मीटर केजी का पावर -2 बोलोगे। अच्छा एक बात बताओ, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ जी कौन बताएगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ जी बार बार आपसे पूछेगा। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ जी आपसे यदि कोई बोले तो क्या बोलोगे, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या बोलोगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा बताओ, फोर्स है ना, तो mLT का पावर -2 होता है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mLT पावर -2 होता है। मीटर हो गया ना, तो मीटर का लेंथ होता है, तो L² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा। और ये बताओ, ये मास है ना, तो ये केजी, तो मास का केजी का क्या होता है, मास स्क्वायर, m हो जाएगा। एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, तो एक m अब यहाँ पे बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो m का पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे L1 है, यहाँ L2 है, तो L³ हो जाएगा, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, और t पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला निकल गया अपने पास, बताओ, कैपिटल जी का आपके पास ऐसा यूनिट भी निकल गया और डायमेंशन फॉर्मूला भी निकल गया। ठीक है ना। इसके बाद बेटा एक चीज़ और समझा दूं मैं आपको, ठीक है ना, जो आपसे बार बार पूछा जाता है। आपसे एक चीज़ और पूछा जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या ड्यू टू ग्रेविटी, क्या पूछा जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या ड्यू टू ग्रेविटी पूछा जाएगा। हिंदी में से क्या बोलोगे, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो आइए अब थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं और आपको गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हम बताते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, देखिए क्या हो रहा मानस, समझ में आ रहा है, अरे काटे नहीं हो। देखो बेटा, अभी हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, इसका दूसरा नाम है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं इसको, लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं, या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं। हिंदी में एक ही नाम है, गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलोगे, गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलोगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। द रेट, अच्छा बताओ एक्सीलरेशन का डिफिनेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो सेम वही बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल जी, इट इज डिनोटेड बाई किससे, इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी। या द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस, द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस टू ग्रेविटी, द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस टू ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे, द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। या क्या दूसरा डिफिनेशन क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे, गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, या स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी वस्तु के वेग परिवर्तन के दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, किससे बेटा, स्मॉल जी से। जानते हो ये स्मॉल जी जो होता है, इसकी जो वैल्यू होती है, ये इसकी जो वैल्यू होती है वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है, वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे जी की वैल्यू डिफरेंट होता है। सी लेवल पर मतलब जी का जो मान होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है, ये किस पे डिपेंड करता है,
भिन्न भिन्न जगह पर जी का मान भिन्न भिन्न होता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे बोलूँ सी लेवल पर, समुद्र तल पर सी लेवल पर जो जी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9.81 क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अप्रॉक्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रॉक्स इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हो, अप्रॉक्स हम इसको लिखते हैं 9.8 भी नॉर्मल में बोल देते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, इसको एसआई में बोलते हो। यदि सीजीएस वैल्यू ऑफ जी कोई पूछेगा तो जी की सीजीएस वैल्यू इसमें मीटर में है ना, तो सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो इसमें 100 का इंटू करवा दो तो 981 और क्या हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, एफपीएस वैल्यू ऑफ जी, एफपीएस वैल्यू ऑफ जी कोई आपसे पूछ देगा, एफपीएस वैल्यू ऑफ जी, तो ये क्या होता है अप्रॉक्स, ये होता है 30.2, ठीक है ना, फुट पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कितना होता है 30.2 फुट पर सेकेंड स्क्वायर होता है। स्मॉल जी क्या है बताओ, गुरुत्वीय त्वरण होता है इसका समुद्र तल पर, सी लेवल पर, मतलब ग्राउंड पर, जो हम लोग जमीन पे रहते हैं, तो इस पर इसकी वैल्यू क्या होती है अप्रॉक्स कितनी होती है 9.81, लेकिन अप्रॉक्स हम लोग बोलते हैं इसको 9.8 ही बोलते हैं। और मैंने आपको अभी समझा ही दिया कि इसका क्या होता है, सीजीएस में यदि बदलना है तो क्या करोगे 100 का इंटू करवा दो तो 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। एफपीएस ऑफ जी, तो एफपीएस में जी की जो वैल्यू होता है अप्रॉक्स 30.2 फुट पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या इसको फुट पर सेकेंड स्क्वायर को फॉरेन हाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉरेन हाइट, आगे अभी पढ़ने वाले हो। अच्छा बताओ जी क्या है, एसिलेशन है ना, तो जी का यूनिट क्या हो जाएगा बताओ, जी का ऐसा यूनिट, जी का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा जी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा बताओ जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसिलेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाता है, मीटर का लेंथ हो जाएगा और समय का टाइम, तो LT पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, जो कि आप जानते हो। नॉर्मल जो एसिलेशन होता है ना उसी का यूनिट और डायमेंशन सेम इसके समान होता है। बस ये जी क्या होता है, ये एसिलेशन क्या होता है, द एसिलेशन प्रोड्यूस ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एसिलेशन, द एसिलेशन प्रोड्यूस ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एसिलेशन, और इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ये जो होता है बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है, ये क्या होता है डिफरेंट प्लेसेस पे जो जी की वैल्यू होता है, स्मॉल जी की वैल्यू डिफरेंट होता है। आप मेरे बातों को समझ रहे होंगे। अभी हम इसके लिए बहुत डिफरेंट वैल्यूज निकालेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत प्यारा सा रिलेशन है, ठीक है ना, एक बहुत प्यारा सा रिलेशन है जैसे हमारा और आपका रिलेशन, तो आज हम लोग इसमें भी एक प्यारा सा रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन है। क्या है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन। अच्छा बताओ स्मॉल जी क्या हो गया, ग्रेविटेशनल एसिलेशन, और कैपिटल जी क्या हो गया, यूनिवर्सल या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। तो हिंदी में क्या बोलोगे, गुरुत्वीय त्वरण और क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध। स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, अच्छा बताओ स्मॉल जी को क्या होना चाहिए, मान लो ये प्लैनेट है, प्लैनेट के लिए मैंने मान लिया ये अर्थ है, प्लैनेट के जगह पे मैंने मान लिया अर्थ है, तो अच्छा बताओ अर्थ का कुछ ना कुछ मास होगा ना कैपिटल एम, और मान लो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ हो गई कि R हो गई, अर्थ की रेडियस क्या हो गई R, और सेंटर क्या हो गया अर्थ का, सेंटर को हमने O एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। अब मान लो अर्थ सरफेस पे कोई एक बॉडी है जो स्मॉल एम मास की बॉडी है, ये क्या करेगी, इस पे लाई कर रही है, इस पे स्थित है। मैंने मान लिया कि ये कोई पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है, केंद्र O है, त्रिज्या R है। अब इस पृथ्वी पर कोई एक वस्तु है या M द्रव्यमान की कोई वस्तु है, तो बताओ ये क्या करेगी, ये पृथ्वी इस वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो बताओ यहाँ पे हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, या अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा न्यूटन्स लॉ, क्या मिलेगा अपने को, कुछ नहीं, बहुत इजी है। मैंने एज्यूम कर लिया कि अर्थ है, इसका मास कैपिटल M है, रेडियस R है और सेंटर O है, और अर्थ सरफेस पे कोई एक बॉडी है, M मास की कोई बॉडी स्टेब्लिश है, स्थित है, तो ये क्या करेगी, ये अर्थ जो प्लैनेट है इस बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। अच्छा बताओ आपसे मैं पूछूं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी, न्यूटन्स लॉ क्या हो जाएगा, न्यूटन के नियमानुसार या न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या हो जाएगा, बताओ। कैपिटल F बराबर देख रहे हो ना, कैपिटल F बराबर अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था, क्या होता है बताओ, कैपिटल F बराबर एक कांस्टेंट G आता है ना, और क्या आता है M1 M2, तो यहाँ अर्थ का मास M है, बॉडी का मास स्मॉल m है, और डिस्टेंस, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस सेंटर से क्या है R²,
तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। कि अर्थ क्या कर रही है, इस बॉडी पे फोर्स एग्जर्टेड, द फोर्स एग्जर्टेड बाई बॉडी, ठीक है ना, फोर्स एग्जर्टेड बाई बॉडी या द फोर्स अप्लाइड बाई बॉडी, बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो बॉडी पे जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल में स्मॉल अपन आर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो अब बताओ ये अर्थ क्या करे, इस पे कितना फोर्स लगा रही है, न्यूटन्स लॉ हो गया। तो बताओ अब क्या करेगी, ये अर्थ क्या कर रही है, इसको अपने सेंटर की ओर खींच रही है ना, अट्रैक्ट कर रही है ना। तो बताओ क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बॉडी वस्तु का भार कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड रूल, जो W होता है वही क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, तो m के जगह पे g हो जाएगा। मतलब W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे mg हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू mg हो जाएगा। और ये अर्थ जो हो रही है इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स अप्लाइड कर रही है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। अब बताओ ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का कंपेयरिंग कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट, अपने को क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड करोगे तो देखो ये भी बेटा एक तरह से फोर्स ही होता है। आप इसको F बोलो या W बोलो, इससे कोई आपको ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि जो वेट होता है वो क्या होता है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल ही होता है। तो ये F हो गया। अब दोनों F क्या है, आपस में इक्वल है, दोनों F आपस में इक्वल है, तो ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब उस समय हमारे पास जो mg होगा स्मॉल mg किसके बराबर होगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर के इक्वल होगा। और देख रहे हो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया, यही रिलेशन हो गया, स्मॉल g और कैपिटल G में क्या है, रिलेशन है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, मतलब स्मॉल g और कैपिटल G में ये संबंध हो गया। मैंने क्या किया, अच्छा देख रहे हो स्मॉल g जो होता है वो क्या हो रहा है, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। ये स्मॉल g अभी मैं बताया था ना, ये बॉडी का मास पे डिपेंड नहीं करता, बॉडी हैवी है चाहे लाइटर है, सभी पे जो होता है g की वैल्यू सेम होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि ये कोई अर्थ है, इस पर कोई एक पार्टिकल या कोई एक बॉडी स्मॉल m मास की कोई बॉडी स्टेब्लिश है और इसका सेंटर ओ है, रेडियस r है, सब मैंने एज्यूम कर लिया। तो बताओ ये पृथ्वी द्वारा प्लैनेट द्वारा इस बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाइड किया जाएगा, तो ये F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा न्यूटन्स लॉ से। और वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बॉडी W इज इक्वल टू mg होता है, और जो वेट ऑफ बॉडी वो F के इक्वल होता है, F इज इक्वल टू mg हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ, अब ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से कंपेयर कर दो, तो mg इज इक्वल टू ये आपस में बराबर आ गया, ये m और m कैंसिल हो गया स्मॉल m, तो g इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर हो गया। बहुत ईजी है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। बार बार ये आपसे पेपर में पूछता रहता है, इसको एक बार अच्छे से आप देखिएगा, यदि कोई डाउट होता है तो आप मेरे को बताइएगा। और बेटा एक चीज बताओ, स्मॉल g और कैपिटल G में बार बार डिफरेंट पूछता है, स्मॉल g और कैपिटल G में डिफरेंट पूछता है, तो आप स्मॉल g और कैपिटल G में डिफरेंट बता दोगे ना। पहले तो दोनों का डिफिनीशन दे दोगे, ठीक है, दोनों का डिफिनीशन दे दोगे स्मॉल g और कैपिटल G का। फिर उसके बाद क्या करोगे, ये जो होता है स्मॉल g क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिज होता है, क्या होता है, वेक्टर क्वांटिज होता है, और ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिज होता है, क्या होता है, स्केलर क्वांटिज होता है। थर्ड क्या होता है, ये बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है, ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, और ये क्या होता है, बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। ये मास पे क्या होता है, ये मास पे डिपेंड होता है, और ये मास पे डिपेंड नहीं होता है। बताओ फोर्थ क्या होता है, डिफरेंट, फोर्थ डिफरेंट होता है, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर होता है। डायमेंशन फॉर्मूला फिफ्थ क्या लिखोगे, इसका डायमेंशन LT पावर -2 होता है, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला है m पावर -1 L पावर 3 T पावर क्या होता है माइनस कितना होता है 2 होता है, देख लेना, ठीक है, मैंने ऊपर निकाला भी था, ठीक है। तो ये दोनों में क्या हो गया, स्मॉल g कैपिटल G में डिफरेंट भी हो गया। अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे
कि जो जी की वैल्यू होती है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में जी कैसे होती है, और हम लोग अर्थ का मास और उसके डेंसिटी को मेजर करेंगे। मतलब हम लोग पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व को अभी माप करेंगे, और जी के अलग अलग जो जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में कैसे इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, बढ़ती है कि घटती है, फाइंड करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है ना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। थैंक यू।